स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे आप दोस्तों एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, पुलिस की, बैंक की, टीचर्स की, सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसमें दोस्तों हमने एक प्रश्न क्रमांक 1 से 25 तक की दोस्तों पार्ट 1 में डाल दिया है। आज के दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा गया है सूची 1 का दोस्तों सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों एक साइड दी है जनजातियाँ और एक साइड दी है दोस्तों उनकी दोस्तों देश। तो दोस्तों पहला दिया एक्समो, मसाई, बुद्धू और दोस्तों बुशमैन, और दूसरे देश दिए दोस्तों बोत्सवाना, सऊदी अरब, कनाडा और दोस्तों केन्या। तो बताना दोस्तों कौन सी जनजाति किस देश में निवास करती है। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो एक्समो जनजाति है ये दोस्तों पाई जाती है कनाडा में, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और जो मसाई जनजाति है दोस्तों ये पाई जाती है केन्या में। और दोस्तों जो बुद्धू जनजाति है ये पाई जाती है दोस्तों सऊदी अरब में। और दोस्तों बुशमैन जनजाति पाई जाती है दोस्तों बोत्सवाना में। इस तरह दोस्तों हमारी ये सही जनजाति का दोस्तों सही जोड़ी संपन्न होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न में पूछा गया इनमें से वह कौन सी तिथि है दोस्तों जब दोनों गोलार्धों के में दिन और रात दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों बताना है वो कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये तिथि है दोस्तों 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दिन और रात जो है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला है निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है। दोस्तों बताना सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया और दोस्तों पाकिस्तान। तो दोस्तों जो जनसंख्या के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र दोस्तों वो है दोस्तों इंडोनेशिया, जहाँ की जनसंख्या लगभग दोस्तों 21 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा जो है इस्लामिक राष्ट्र है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 29वां देखते हैं दोस्तों। 29 में क्या पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सुमेलित नहीं है, बताना दोस्तों। तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, बूरन सहारा, बिली जार्ड चिली और दोस्तों सामू ईरान। तो दोस्तों ये हवाएं हैं, बतानी कौन से देश में कौन सी हवाएं, बर्फीली हवाएं या दोस्तों गर्म हवाएं, दो प्रकार की हवाएं होती हैं। तो दोस्तों बताना कौन से देश में कौन सी हवा बहती है। तो चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, बूरन सहारा में, सामूम ईरान में बहती है, जबकि जो बिली जार्ड है दोस्तों ये चिली में दोस्तों नहीं बहती। ये बिली जार्ड जो है दोस्तों बर्फीली तूफान कहलाता है, ये दोस्तों कनाडा में पाया जाता है बिली जार्ड। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है। विश्व ऊष्मायन का मतलब होता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कि दोस्तों जो है गर्मी जो है प्रति वर्ष जो है टेम्परेचर में तापमान में दोस्तों बढ़ोतरी होती है। और इसका दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का जो महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों वो है दोस्तों वाहनों से निकली हुई गैस। इसका दोस्तों राइट आंसर वाहनों से निकली हुई गैस के कारण दोस्तों विश्व ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे दोस्तों CO2 वगैरह गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कर देती हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है वाहनों से निकली गैस। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्तों नाइट्रोजन। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो पेड़ पौधे जो प्रदूषण को घटाते हैं वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और O2 हमें देते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महासागरों में जो जल स्तर का जो कारण है, वृद्धि का कारण है वो दोस्तों ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। बर्फ दोस्तों वहाँ पिघल करके दोस्तों जल स्तर में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के
प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि दोस्तों हम वायु प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने को पहले जो परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाते हैं। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा होती है अल्टरनेटिंग करंट, और डिस्ट धारा होती है दोस्तों डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसका मान समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, जबकि डीसी जो है इसका मान समय के साथ साथ घटता बढ़ता नहीं है। तो एसी को दोस्तों डीसी में बदलने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उस युक्ति का नाम है दोस्तों रेक्टिफायर। जबकि ट्रांसफार्मर का योग जो है क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने पर किया जाता है, इसको आप याद रखें। तो रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे दोस्तों क्या कहलाती है। तो दोस्तों उस काल्पनिक रेखा को दोस्तों मुख्य अक्ष कहा जाता है, जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे दोस्तों मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी बी है, प्रिंसिपल अक्ष। पानी के अंदर हवा का बुलबुला दोस्तों किस प्रकार का व्यवहार करता है, एक उत्तल लेंस की तरह, एक अवतल लेंस की तरह, एक समतल प्लेट की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है दोस्तों वो दोस्तों एक अवतल लेंस की भांति कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, आप इनको बार बार अभ्यास करें ताकि जो है आप आपकी जो है एक अच्छा स्कोर पेपर में ला सकें। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है उस दोस्तों बताना कौन सी धातु है वो जो एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो दोस्तों बताना जिंक, सोडियम, पोटेशियम और दोस्तों कैल्शियम। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोस्तों कि जो जिंक धातु है दोस्तों वो जो है अम्ल से क्रिया करके दोस्तों क्या करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। दोस्तों जिंक जो का सूत्र होता है दोस्तों वो होता है Zn। इसका सूत्र देखते हैं Zn दोस्तों, Zn प्लस अम्ल का होता है दोस्तों H2SO4। तो जब दोनों की क्रिया होगी दोस्तों तो इसका Zn जो है SO4 से मिल जाएगा, तो बनेगा ZnSO4 और प्लस दोस्तों ये हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, इसको आप याद रखेंगे। तो ZnSO4 से क्रिया करके H2SO4 दोस्तों अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 38वां, स्टेनलेस स्टील को बनाने की लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको बनाने लोहे के साथ दोस्तों क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्रोमियम का संकेत दोस्तों Cr होता है। क्या होता है दोस्तों, Cr होता है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो लोहा का जो रेशियो होता है दोस्तों, वो लोहा जो लिया जाता है वो दोस्तों 70 से 90% लिया जाता है लोहा। तो लोहा जो F का सूत्र होता है दोस्तों F ही है, ये 70 से 90% रहता है। और दोस्तों जो क्रोमियम होता है दोस्तों उसका परसेंटेज रहता है दोस्तों 12 से 20% के लगभग। तो दोस्तों इन दोनों का Fe और क्रोमियम, इन दोनों से मिलकर के दोस्तों आयरन और क्रोमियम से मिलकर दोस्तों स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अन्य तीन से भिन्न है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और बॉक्साइट। तो दोस्तों प्रश्न 39 का राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा तीनों से भिन्न है। दोस्तों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये तीनों दोस्तों जो है लोहे के अयस्क हैं, जबकि दोस्तों बॉक्साइट जो है दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों डी, इसको याद रखो। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों, और इसकी सहायता से दोस्तों एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। दोस्तों बॉक्साइट का जो सूत्र होता है उसको भी अब याद कर लें। बॉक्साइट का सूत्र होता है दोस्तों Al2O3 इंटू 2H2O। ये दोस्तों बॉक्साइड है, इससे दोस्तों एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, इसको याद रखें। इसके बाद दोस्तों महिलाओं में प्रजननी अंडाणु उत्पादन क्रिया में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। ल्यूटिजाइनिक हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों महिलाओं में प्रजननी या अंडाणु उत्पादन में के लिए दोस्तों जो हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है वो उसका नाम है दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन। इसका राइट आंसर दोस्तों एस्ट्रोजन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 41 में पौधे कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्षमता होती है दोस्तों बताना है। चावल एवं गेहूँ,
मक्का एवं गन्ना, चना एवं अन्य दलहन और जूट एवं दोस्तों चावल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है चने एवं अन्य दलहन के पौधे। ये दोस्तों इनमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो है दोस्तों क्षमता होती है, इससे कि जो है दोस्तों ये इनकी मिट्टी की उपजाऊपन भी दोस्तों बढ़ जाती है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, दोस्तों बताना, वह दर जिस पर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है उस दर को क्या कहते हैं? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या ब्याज दर। तो दोस्तों वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं दोस्तों वो कहलाती है रिवर्स रेपो दर। देखो रिवर्स रेपो दर दोस्तों वह दर होती है जिस पर आरबीआई मतलब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को धन जो है दोस्तों उधार देता है, उस दर को दोस्तों रिवर्स रेपो दर कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है CSO द्वारा, NSSO द्वारा, योजना आयोग द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो दोस्तों जो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है NSSO द्वारा। दोस्तों CSO दोस्तों तो पहले दोस्तों इसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका नाम था दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब दोस्तों इसका नाम बदलकर हो गया दोस्तों NSO, नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसमें दोस्तों इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 44 में क्या पूछा गया दोस्तों? 44 में पूछा गया है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन से हैं, दोस्तों बताना है सेवा क्षेत्र। तो खनन एवं उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, वानिकी एवं मत्स्यिकी। तो दोस्तों जो भारत में जो सेवा क्षेत्र में शामिल है दोस्तों वो हैं आपके परिवहन, संचार दोस्तों और होटल। तो दोस्तों इसमें परिवहन और संचार भी हैं और दोस्तों होटल भी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दूसरा और तीसरा दोनों सही है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला पूछा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन, LK जाज, BG कुरियन, मोरारजी देसाई। दोस्तों MS स्वामीनाथन, दोस्तों जो MS स्वामीनाथन था इनका योगदान था दोस्तों हरित क्रांति में। हरित क्रांति के दोस्तों इनका योगदान था भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। LK झा का दोस्तों योगदान था कराधान में, टैक्सेशन में दोस्तों इनका योगदान था। BG कुरियन का दोस्तों योगदान था दोस्तों दुग्ध उत्पादन में। इनको दोस्तों जो है श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, इसको आप याद रखें। और मोरारजी देसाई का दो योगदान था दोस्तों बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के संबंध में। तो दोस्तों ये था जो है सही जोड़ी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 46 देखते 46 में क्या पूछा है? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1953। तो दोस्तों भारत में जो सामुदायिक विकास शुरू हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। इसका राइट आंसर दोस्तों C है, 46 का C। इसके बाद दोस्तों 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 में क्या पूछा गया? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 64.04%, 74.04%, 84.04% और 94.04%। तो दोस्तों बताना 2011 की सेंसस जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार दोस्तों भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों 2011 दर की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर थी दोस्तों वो 74 पॉइंट के लगभग थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 74.04% थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 55.40, 65.46, 75.46, 85.46। तो 2011 सेंसस के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों उस समय 65 पॉइंट के लगभग 65.46 के लगभग दोस्तों साक्षरता दर थी, मतलब 65% महिलाएं दोस्तों पढ़ी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? दोस्तों बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था। तो दोस्तों दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली और चंडीगढ़। तो दोस्तों 2011 की
की जो जनगणना थी, सेंसस थी 2000, उसके अनुसार दोस्तों दमन एवं दीव में लिंगन अनुपात सबसे कम था। लिंग अनुपात दोस्तों होता है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को दोस्तों लिंग अनुपात कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 50वां पूछा है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। कानपुर, चकेरी, बनारसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी और आगरा दोस्तों फुरसतगंज। दोस्तों ये हवाई अड्डे दिए हैं। कानपुर में दोस्तों चकेरी हवाई अड्डा है, बनारस में दोस्तों बाबतपुर हवाई अड्डा पाया जाता है, लखनऊ में दोस्तों अमौसी हवाई अड्डा पाया जाता है, जबकि आगरा में दोस्तों फुरसतगंज हवाई अड्डा नहीं है। आगरा में दोस्तों जो है ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी है। आगरा में दोस्तों ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि कानपुर में चकेरी है, बनारसी में बाबतपुर है और लखनऊ में अमौसी है। तो दोस्तों ये था इसका राइट आंसर आगरा में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पाया। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। हम दोस्तों इसी तरह आपके लिए नए प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।